स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को तैयार करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया NaCl है, Na2SO4 है और NaHSO4 है और यहाँ KCN दिया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन में बताना है कौन सा अम्लीय लवण है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा NaHSO4 जो है यह अम्लीय जो है क्या है, लवण है। अगला देख सकते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसमें चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो क्षारीय मृदा धातुएं कौन है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है यह क्षारीय मृदा जो है धातुएं हैं। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, यह प्रश्न तो 2020 में जो है आया हुआ है, भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है। 2020 पेपर का नाम है, NO पेपर कोड में आया है कि भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है दो कॉलम बना लेंगे और पहला कॉलम में लिखेंगे भर्जन और दूसरा कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर निस्तापन। अब भर्जन में पहला क्या होगा। तो भर्जन क्रिया वायु के नियंत्रित मात्रा में होती हैं। जो भर्जन की क्रिया होती हैं वह वायु के नियंत्रित मात्रा में होती हैं और जो निस्तापन की क्रिया होती हैं वह वायु के अनुपस्थिति में होती हैं। मतलब यहाँ वायु के नियंत्रित मात्रा में और यहाँ पर वायु के अनुपस्थिति में होती हैं। तो पहला जो है अंतर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा अंतर क्या है, तो लिखेंगे भर्जन क्रिया में अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। तो भर्जन की क्रिया में जो होता है अयस्क में जो उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक के जो अशुद्धि होती हैं वह वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित होकर के वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। और इसमें दूसरा अंतर लिख लेंगे, इस क्रिया में अयस्क में वाष्पशील पदार्थ ही अलग होते हैं जिससे अयस्क जो है सरंध्र हो जाता है। तो ये दो अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। और अगला अंतर जो देख सकते हैं बहुत ही IMP है और यह जो प्रश्न है गालक एवं धातुमल में क्या अंतर होता है। यह भी प्रश्न कई साल के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले लिखेंगे गालक, जो पदार्थ उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर अपने साथ मिला लेते हैं तथा अपचयी धातु से अशुद्धि होकर अलग कर लेते हैं, गालक कहलाते हैं। जो पदार्थ जो है उच्च ताप पर अयस्क से उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर अपने साथ मिला देने तथा अपचयी धातु से अशुद्धि को क्या कर दे, अलग कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। अब यहाँ पे धातुमल क्या होते हैं। अब यहाँ धातुमल की परिभाषा देख लेंगे कि धातुमल की परिभाषा क्या होगा, अगलनीय अशुद्धियाँ गालक के साथ क्रिया करके जो अविलेय हल्का यौगिक बनाते हैं उन्हें धातुमल कहते हैं। कितना आसान है, 2 लाइन की परिभाषा है, इस परिभाषा को रट लीजिएगा, बहुत ही IMP है। अगला प्रश्न है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। क्या अंतर है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र लिखिए। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है 2020 के बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है 2 कॉलम बनाएंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन और दूसरा लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ दो कॉलम में पहला कॉलम लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एकल बंध के श्रृंखला में होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका कार्बन का जो परमाणु होता है जो एकल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एकल बंध से जुड़ा रहेगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जो उनकी परमाणु होते हैं वह द्विबंध से त्रिबंध से जुड़े होते हैं। मतलब एकल बंध किसमें होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है तथा त्रिबंध होता है। तो उम्मीद करते हैं पहला अंतर जो है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा अंतर है कार्बन की चारों संयोजकताएं एक संयोजक बंध द्वारा संयोजित रहती हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों जो संयोजकताएं होती हैं एक संयोजक बंध द्वारा संयोजित रहती हैं। इसमें लिखें कार्बन के चारों संयोजकताएं संतुष्ट नहीं होती हैं, मतलब वह जुड़ी नहीं होती हैं। तो समझ में आ गया होगा यहाँ दो अंतर। तो आप सभी विद्यार्थी इस अंतर को याद जरूर कर लीजिएगा। तीसरा अंतर है कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त होने के कारण यह बहुत कम क्रियाशील होते हैं। मतलब जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वह संतृप्त होने के कारण वह बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जबकि इसमें जो है कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त नहीं होने के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब यह अधिक क्रियाशील होते हैं और यह क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। अगला देख सकते हैं इनका समान सूत्र क्या होता है। इनका समान सूत्र जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है, और इनका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। तो यह दो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या है और असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या है। तो ये दोनों अंतर जो है बताया जा चुका। अब अगला प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत आईएमपी है। डोबनाइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है? इनके संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण द्वारा लिखना है। तो डोबनाइनर साहब ने क्या बात बताए थे? 2 नंबर का प्रश्न है। तो डोबनाइनर साहब का कहना था कि जो समान गुण वाला 3 तत्व को लेंगे, क्या लिखेंगे? डोबनाइनर ने क्या बताए थे? समान गुणों वाली 3 तत्वों के समूह बनाए और यह ज्ञात किया कि यदि समान गुण वाली 3 तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो बीच वाला तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे के परमाणु भारों के औसत के क्या होता है? बराबर होता है। इनका कहना था कि अगर 3 तत्व लिए हैं, अब यहाँ 3 तत्व कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब ये 3 तत्वों का अगर पहले का और तीसरे का, पहले और तीसरे का जब औसत किया जाएगा तो दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो 7 और 39 को जोड़ लेंगे। 7 39 को जोड़ करके जब 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा? 23 आ जाएगा। तो 7 39 को जोड़ेंगे, 7 39 जोड़ेंगे तो 46 बनेगा, और 46 का आधा क्या होता है? 23। देखिए दूसरे वाला बीच वाला के क्या है? बराबर होता है, इनका कहना था। तो यही बताया जाएगा कि डोबनाइनर ने 3 तत्वों को लिए थे और उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे रखे थे। पहले और तीसरे का जब औसत किए तो दूसरे के क्या आ गया? बराबर आ गया। डोबनाइनर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त कीजिएगा। धामन सोडा को बेकिंग सोडा से क्रिया कराएंगे और यहाँ क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर धामन सोडा से बेकिंग सोडा प्राप्त करने के लिए यहाँ रिएक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ धामन सोडा है, Na2CO3 और यहाँ CO2 और यहाँ पर H2O पूरा मिलेगा। तो ये धामन सोडा को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? खाने का सोडा बनता है। धामन सोडा को गर्म करने पर खाने का सोडा बनता है। तो इस रिएक्शन को आपको बताना है। केवल रिएक्शन लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। Na2CO3 + CO2 + H2O जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? खाने का
सोडा बनेगा। दूसरा क्या था, दूसरा केमिकल था क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण। तो क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर बूझा हुआ चूना, क्या लेंगे, बूझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस से क्रिया करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जब बूझा चूना क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मीथेन का निम्नलिखित पदार्थों का अभिक्रिया का केवल समीकरण द्वारा लिखिए। मतलब मीथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, और मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब मीथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो मेथिल क्लोराइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो मीथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो मेथिल क्लोराइड, इसी को कहते हैं क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। अगला देख सकते हैं, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ जल भी प्राप्त होगा और उसके साथ ऊष्मा एवं प्रकाश भी प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने से वैद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस क्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड एक विद्युत संयोजक यौगिक है। इनमें Na के ऊपर प्लस, मतलब सोडियम के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। आयन परस्पर आकर्षण द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। इसे जल में डाला जाता है तो जल के ध्रुवीय शक्ति सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, आकर्षण शक्ति को कमजोर कर देती हैं और जल में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत का ऋणात्मक भाग Na प्लस आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है और धनात्मक भाग किससे होता है, Cl की ओर, आयन की ओर अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब जो ऋण होता है वह धन की तरफ जाता है, जो धन होता है वह ऋण की तरफ जो है आकर्षित करता है। अब यहाँ पर समीकरण देना है, तो NaCl को जब गर्म करेंगे जल के उपस्थित में तो यह Na प्लस बनेगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। अगला प्रश्न, यह तो हर साल के पेपर में आता है, साबुन, साबुनीकरण, योग अभिक्रिया और सजाती श्रेणी छप गया है पेपर में, हर साल के पेपर में आता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अब साबुनीकरण क्या है, तो और देख सकते हैं परिभाषा कितने साल पूछा गया है। साबुनीकरण, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन मृदु जल के साथ अधिक कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम और पोटेशियम को मिला करके जो लवण तैयार होता है उसी को साबुन कहा जाता है, और साबुन बनाने की जो क्रिया होता है वही साबुनीकरण होता है। तो यहाँ लिखेंगे, वसाओं को सोडियम हाइड्रॉक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर बनते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। कितना आसान है, साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहते हैं। अब ये साबुन कैसे बनता है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं पूरा सूत्र वसा का है, मतलब यह वनस्पति तेल का है और इसमें जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन को डाला गया है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन डाला गया है तो यहाँ पे जो बना है ग्लिसरॉल बना है और ग्लिसरॉल के साथ क्या बना है, साबुन बना है। तो साबुन बनाने के लिए वसा में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन डाल करके जब इसको गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है और ग्लिसरॉल के साथ जो है साबुन बनता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा साबुनीकरण क्या है। तो साबुन बनाने की क्रिया ही साबुनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कार्बनिक यौगिकों में अभिकर्मक का योग होने पर यौगिकों की असंतृप्तता कम हो जाती हैं तथा संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है
एथिलीन को क्लोरीन से अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो योगात्मक अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे केमिकल देख रहे हैं, एथिलीन जो है क्लोरीन के साथ क्रिया किया तो क्या बना, एथिलीन डाई जो है क्लोराइड बना। यहाँ पर क्लोराइड रहेगा, या देखिए एथिलीन डाई जो है क्लोराइड प्राप्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आ गया, सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी क्या है? समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके बढ़ते या घटते क्रम में परमाणु भार में रखा जाता है। मतलब समूह वाले मतलब समान क्रियात्मक, दो गो समान क्रियात्मक वाला यौगिक रहेगा, उनके बढ़ते या घटते क्रम अणुभार के क्रम में रखा जाएगा तो प्राप्त जो श्रेणी होता है वही श्रेणी सजाती श्रेणी कहते हैं। और सजाती श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों का जो अंतर होता है, याद रखेंगे CH2 होता है। सजाती श्रेणी के जो दो सदस्य लेंगे उनके बीच में कितने का अंतर होता है, CH2 होता है, वही सजाती श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं C2, यहाँ पर मीथेन C2 जो है C2H4 है और CH यहाँ C2H6 है। अगर इन दोनों का अंतर किया जाए तो यहाँ दो कार्बन में से एक कार्बन घटेगा तो एक कार्बन बचेगा और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटा देंगे तो 2 हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा, CH मतलब CH2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 2 CH2 का अंतर होता है, उसी को सजाती श्रेणी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे कि जो तत्व लेंगे वह क्रमागत संख्या होना चाहिए। क्रम मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे क्रमागत संख्या लेंगे और इसमें दोनों का अंतर क्या हो, CH2 का अंतर हो। तो उम्मीद करते हैं यह रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस सभी प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाइएगा। इसमें से प्रश्न एकदम आना है, 100% क्या गारंटी है इसमें से प्रश्न आएंगे, लेकिन पूरे प्रश्न की गारंटी नहीं है, लेकिन प्रश्न आने की पूरा संभावना है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।